नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, YouTube चैनल पे एक बार आपका पुनः स्वागत है। प्राणी कार्यकी एवं प्रतिरक्षा विज्ञान की इस व्याख्यानमाला की श्रृंखला में हम पाचन तंत्र का अध्ययन कर रहे हैं। पाचन तंत्र के अंतर्गत अब तक हमने मुख गुहा आमाशय में पाचन की चर्चा की है। इसके बाद हम गृहिणी में पाचन की चर्चा कर रहे थे। इसके अंतर्गत मैंने आपको बताया था कि दो प्रमुख सहायक पाचक ग्रंथियाँ गृहिणी में जुड़ी होती हैं, जिसमें एक यकृत होता है, दूसरा अग्नाशय या पैंक्रियाज होता है। यकृत की संरचना कैसी होती है, यकृत के कार्य क्या होते हैं, पित्तरस का संगठन क्या होता है, पित्तरस की पाचन में क्या भूमिका है, इन सब बातों की हमने चर्चा पिछले लेक्चर में की थी। आगे जो दूसरी महत्वपूर्ण जो सहायक पाचक ग्रंथि है, जिसको अग्नाशय या पैंक्रियाज कहा जाता है, इस व्याख्यान में मैं उस पैंक्रियाज या अग्नाशय के बारे में चर्चा करूँगा। अग्नाशय या पैंक्रियाज गृहिणी के लूप में स्थित होता है। पाचन तंत्र का चित्र जब हम देख रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि जहाँ आमाशय छोटी आंत से जुड़ता है वहाँ पर एक लूप बनता है। उस लूप को गृहिणी या ड्यूडिनम कहते हैं। उस ड्यूडिनम का जो ये लूप है वो सी आकार का होता है। उस सी आकार के लूप में एक पत्ती जैसी संरचना वहाँ उपस्थित होती है, जिसको अग्नाशय या पैंक्रियाज कहा जाता है। अग्नाशय एक रिट्रोपेरिटोनियल अंग है। रिट्रोपेरिटोनियल अंग क्या होते हैं ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। हमने उदरगुहा में जो ऑर्गन स्थित होते हैं वो पेरिटोनियम के आवरण से कवर होते हैं, लेकिन कुछ ऑर्गन ऐसे होते हैं जो पीछे से पेरिटोनियम द्वारा घिरे हुए नहीं होते। तो ऐसे जो अंग या जो ऑर्गन्स हैं वो रिट्रोपेरिटोनियल अंग कहलाते हैं, जिसमें अग्नाशय भी एक शामिल है। इसके अलावा जो अपनी किडनी है वो भी रिट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन माने जाते हैं। तो अग्नाशय एक रिट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन है। यह अपने उदरगुहा का जो एपिगैस्ट्रिक रीजन है, उदरगुहा के एपिगैस्ट्रिक क्षेत्र में ये है वो स्थित होता है। लेफ्ट साइड में स्थित होता है। इसके जो जस्ट ऊपर है वो आमाशय होता है। अग्नाशय की जो लंबाई है लगभग ये 12 से 15 सेंटीमीटर ये लंबा होता है और लगभग 60 ग्राम इसका वजन होता है। 3 संरचनाओं में अग्नाशय को बांटा जा सकता है। इसका जो आगे का पोर्शन है वो हेड कहलाता है। हेड बिल्कुल जो गृहिणी का लूप है उसके अंदर धंसा हुआ होता है। उसके बाद उसके पीछे का भाग बॉडी या काय कहलाता है। काय ऊपर की ओर उठा हुआ होता है और ये आमाशय के पीछे की ओर स्थित होता है। तीसरा जो भाग है वो पुच्छ या टेल कहलाता है। ये शंकरा भाग होता है और इसके जस्ट सामने जो बायां जो वृक्क है, लेफ्ट किडनी है, स्थित होता है। तो इस प्रकार अग्नाशय की पूरी संरचना को हम 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। आगे का जो चौड़ा भाग है वो हेड या शीर्ष कहलाता है, जो गृहिणी के लूप में होता है। उसके पीछे का भाग जो थोड़ा ऊपर की ओर उठा हुआ होता है और जस्ट स्टोमक के पीछे की ओर उसके बिहाइंड स्थित होता है, जो बॉडी या काय कहलाता है। और उसके पीछे का जो शंकरा भाग है वो टेल कहलाता है। अग्नाशय है वो एक मिश्रित प्रकार की ग्रंथि है। ये एक मिक्स्ड ग्लैंड है। हम जानते हैं कि श्रावण के आधार पर 2 प्रकार की ग्रंथियां शरीर में पाई जाती हैं। एक वो ग्रंथियां जो अपना जो स्राव है वो एक नलिका के माध्यम से रिलीज करती हैं। ऐसी ग्रंथियां बहिस्रावी या एक्जोक्राइन ग्लैंड्स कहलाती हैं, अर्थात उनके साथ कोई ना कोई एक नलिका जुड़ी होगी। नलिका के माध्यम से वह अपना जो स्राव है या जो सेक्रेशन है वो या तो बॉडी से बाहर रिलीज करती हैं या बॉडी के अंदर कहीं रिलीज करती हैं, जैसे अपनी श्वेत ग्रंथियाँ हैं, अश्रु ग्रंथियाँ हैं, लीवर है या दूसरी अन्य जो पाचक ग्रंथियाँ हैं, ये सभी एक्जोक्राइन ग्लैंड हैं। दूसरी कुछ ऐसी ग्रंथियाँ हमारे शरीर में होती हैं जिनके द्वारा स्रावित होने वाला जो पदार्थ है वो किसी नलिका के द्वारा स्रावित नहीं होता, बल्कि वो सीधे बाहर उसको विसरित कर देती हैं, बाहर छोड़ देती हैं और वो सीधा ब्लड में पहुंचता है। तो इस प्रकार की जो ग्लैंड्स हैं वो एंडोक्राइन ग्लैंड कहलाती हैं। अग्नाशय एक मिक्स्ड ग्लैंड है, क्योंकि अग्नाशय का लगभग 99% जो भाग है वो एक्जोक्राइन है, जो नलिका के द्वारा अपने जो स्राव को स्रावित करता है, जबकि उसका लगभग 1% भाग है वो एंडोक्राइन या अंतःस्रावी है, जो हॉर्मोन्स रिलीज करता है। इसलिए अग्नाशय को एक मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है। अगर हम अग्नाशय की आंतरिक संरचना की बात करें तो मैंने आपको बताया कि एक मिक्स्ड ग्लैंड है, तो 2 प्रकार के इसमें भाग होंगे। एक बहिस्रावी या एक्जोक्राइन पार्ट होगा, दूसरा जो इसका भाग है वो एंडोक्राइन होगा। तो पहले हम चर्चा करते हैं बहिस्रावी अग्नाशय या इसका एक्जोक्राइन पार्ट की बात करते हैं। मैंने आपको बताया कि 99% जो अग्नाशय है वो एक्जोक्राइन होता है और एक्जोक्राइन जो पार्ट है, जो संपूर्ण जो आमाशय है वो कई लोब्यूल्स में बंटा होता है और प्रत्येक लोब्यूल्स में जो है वो छोटी छोटी संरचनाएं पाई जाती हैं, जिनको एसिनाई कहते हैं। एक एसिनाई क्या होती है? एक एसिनाई वास्तव में ग्रंथिल कोशिकाओं से निर्मित एक वृत्ताकार संरचना है, जिसके केंद्र में एक ल्यूमन या कैविटी होती है
और ये ग्रंथिल जो कोशिकाएं हैं वो एक प्रकार के पाचक रस का निर्माण करती हैं, जिसको अग्नाशयी रस या पैंक्रेटिक जूस कहते हैं। ये पाचक रस जो है वो एसिनाई की ल्यूमन्स में आता है, वहाँ से ये छोटी छोटी नलिकाओं से होता हुआ बड़ी नलिकाओं या बड़ी वाहिनियों में पहुँचता है, और अंत में ये छोटी छोटी वाहिनियाँ मिलकर दो बड़ी वाहिनियों का निर्माण करती हैं। ये दो जो बड़ी वाहिनियाँ हैं, इनमें से एक वाहिनी जो प्रमुख और महत्वपूर्ण है, जिसको अग्नाशय वाहिनी या पैंक्रेटिक डक्ट कहते हैं, या वीरसंग ने इसको खोजा था, अतः इसको वीरसंग की नलिका या डक्ट ऑफ वीरसंग भी कहा जाता है। ये नलिका यकृत से आने वाली सामान्य पित्तवाहिनी के साथ जुड़ के हेपेटो पैंक्रेटिक वाहिनी बनाती है, जो गृहिणी के लूप में हेपेटो पैंक्रेटिक एम्पुला में खुलता है, जिसके आगे ओडाई का स्फिंक्टर उपस्थित होता है, जिसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं। दूसरी जो एक नलिका और उपस्थित होती है अग्नाशय में, वह नलिका इस पैंक्रेटिक जो डक्ट है उससे थोड़ा ऊपर की ओर, लगभग जो 2.5 सेंटीमीटर ऊपर की ओर ये गृहिणी में खुलती है, जिसको सेंटोरिनी की वाहिनी या सेंटोरिनी की नलिका कहा जाता है। लेकिन यहाँ पे जो महत्वपूर्ण जो नलिका है वो अग्नाशय वाहिनी है। पैंक्रेटिक जो जूस होता है वो इसी से रिलीज होता है, और ये पैंक्रेटिक हेपेटो पैंक्रेटिक एम्पुला में खुलती है। यहाँ पर जो स्फिंक्टर होता है उसको स्फिंक्टर ऑफ ओडाई कहा जाता है। तो इसका एक्जोक्राइन पार्ट जो पैंक्रेटिक जूस या अग्नाशयी रस का निर्माण करता है, और ये अग्नाशय वाहिनी के द्वारा ये अग्नाशयी रस फिर गृहिणी में पहुंचता है। इस अग्नाशयी रस में विभिन्न प्रकार के पाचक एंजाइम उपस्थित होते हैं, जो भोजन के पाचन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दूसरा जो अग्नाशय का भाग है वो एंडोक्राइन या अंतःस्रावी भाग है, और लगभग 1% भाग अग्नाशय का जो है वो अंतःस्रावी या एंडोक्राइन होता है। अंतःस्रावी जो भाग है ये बिल्कुल वैसे ही दिखाई देता है जैसे एक समुद्र में छोटे छोटे द्वीप दिखाई देते हों, यानी इसका जो समुद्र या जो पानी का है उस जो पार्ट है उसको हम एक्जोक्राइन कह सकते हैं, और जो टापू हैं उसको हम एंडोक्राइन कह देते हैं। इसलिए इनको लैग्रैंज की द्वीपिकाएं या आइसलेट्स ऑफ लैग्रैंज कहा जाता है, क्योंकि लैग्रैंज ने इस प्रकार के जो आइसलेट्स हैं या जो एंडोक्राइन पार्ट है उसको खोजा था। इस एंडोक्राइन पार्ट में या लैग्रैंज की द्वीपिकाओं में 4 प्रकार की एंडोक्राइन सेल पाई जाती हैं, जो अलग अलग प्रकार के हार्मोन्स रिलीज करती हैं। इनको अल्फ़ा सेल, बीटा सेल, डेल्टा सेल और एफ सेल कहा जाता है। अल्फ़ा सेल्स हैं वो लगभग 20% होती हैं, ये ग्लूकेगोन हार्मोन रिलीज करती हैं। बीटा सेल लगभग 70% होती हैं, ये इंसुलिन हार्मोन स्रावित करती हैं। डेल्टा सेल 5% होती हैं, ये सोमेटोस्टेटिन हार्मोन स्रावित करती हैं। और एफ सेल हैं ये भी लगभग 5% होती हैं, जो अग्नाशयी एक पॉलीपेप्टाइड रिलीज करती हैं, जिसको अग्नाशयी पॉलीपेप्टाइड कहा जाता है। एंडोक्राइनोलॉजी में हम पढ़ते हैं ग्लूकेगोन और इंसुलिन दोनों हार्मोन एक दूसरे के एंटागोनिस्ट हैं। पिछले व्याख्यान में भी मैंने आपको बताया था कि जब ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है, ऐसी स्थिति में इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है, क्योंकि अग्नाशय की बीटा सेल हैं वो अग्नाशय जो है वो उसको डिटेक्ट करता है, बढ़ी हुई जो ग्लूकोज की मात्रा है उसको डिटेक्ट करता है, और बीटा सेल इंसुलिन रिलीज करती हैं। इंसुलिन लीवर को ग्लाइकोजेनेसिस के लिए प्रेरित करता है, जिससे अतिरिक्त ग्लूकोज है वो हेपेटोसाइट्स या लीवर कोशिकाओं में ग्लाइकोजन में बदल जाती है, और जिससे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल सामान्य हो जाता है। और कई बार हम खाना नहीं खाते या किसी भी परिस्थिति के कारण अगर ग्लूकोज का लेवल ब्लड में डाउन होता है, ऐसी स्थिति में कम ग्लूकोज के लेवल को डिटेक्ट किया जाता है, फलस्वरूप ग्लूकेगोन हार्मोन रिलीज होता है। अल्फा कोशिकाएं ग्लूकेगोन स्रावित करती हैं, और ग्लूकेगोन लीवर कोशिकाओं को ग्लाइकोजिनोलाइसिस के लिए प्रेरित करता है, जिससे ग्लाइकोजन पुनः ग्लूकोज में बदल जाता है, और ग्लूकोज रक्त धारा में प्रवाहित होता है, जिससे रक्त में ग्लूकोज का लेवल सामान्य हो जाता है। सोमेटोस्टेटिन हार्मोन जो डेल्टा कोशिकाओं से स्रावित होता है, यह इंसुलिन और ग्लूकेगोन दोनों के श्रावण को अवमंदित करता है। यह एक प्रकार से ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी हार्मोन के समान है। ये ग्रोथ हार्मोन के भी विपरीत या उसके एंटागोनिस्ट काम करता है, उसके श्रावण को यह अवमंदित करता है। चौथा जो एक पेप्टाइड अग्नाशय के द्वारा रिलीज होता है, जिसको पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड कहते हैं, यह सोमेटोस्टेटिन के श्रावण को अवमंदित करता है। तो यहाँ पर जो इसका एंडोक्राइन पार्ट है, इसके दो प्रमुख हार्मोन जो हैं वो ग्लूकेगोन हार्मोन और इंसुलिन हार्मोन है, जिसकी संरचना और उसके विभिन्न कार्यों की विस्तार से चर्चा हम एंडोक्राइनोलॉजी या जो अंतःस्रावी विज्ञान है उसके अंतर्गत करते हैं। इसके बाद में यहाँ पर एक डायग्राम मैं आपको दिखा रहा हूँ कि किस प्रकार से पेंक्रियाज की जो लोकेशन है वो होती है। ये आप देख सकते हो डायग्राम के माध्यम से। ये यहाँ पर ग्रैनी का लूप बन रहा है, और यहाँ पर ग्रैनी के जो इस पोर्शन में
यहाँ पर ये हेपेटोपेंक्रेटिक एम्पुला होता है। ये जो संरचना है ये पेंक्रियाज है। पेंक्रियाज का जो ये पोर्शन है ये इसका हेड है, ये बॉडी है और ये फिर टेल है। यहाँ पर ये अग्नाशय से आने वाली ये अग्नाशय या पेंक्रेटिक डक्ट है। यहाँ पर सेंटोरिनी की नलिका नहीं दिखाई है। और ये जो नलिका जो आ रही है ये लीवर से आ रही है, जिसको कॉमन बाइल डक्ट कह देते हैं। यहाँ पर ये एम्पुला बन रहा है। ये एम्पुला जो ये फूली हुई संरचना है ये हेपेटोपेंक्रेटिक एम्पुला है। और उसके जस्ट आगे की तरफ यहाँ पर ओडाई का स्फिंक्टर होता है। जैसे ही ओडाई का स्फिंक्टर जो है रिलैक्स होता है, ये जो दोनों प्रकार के जो डाइजेस्टिव जूस हैं वो यहाँ पर रिलीज हो जाते हैं। ये पेंक्रियाज जो है ये पेंक्रियाज के यहाँ पर ये इसका हेड है और ये सो इसका बॉडी है। यहाँ पर स्टोमक होता है, तो स्टोमक के पीछे की तरफ होता है। और टेल जो है वो जो राइट किडनी है, सॉरी लेफ्ट किडनी के ये जस्ट सामने होता है। तो इधर फिर जो अपना है वो लेफ्ट किडनी होता है। इसके पीछे की तरफ आप देख सकते हो ये पोर्टल वेन इधर से जा रही है, जो इंटेस्टाइन और आदि से होकर ये पोर्टल वेन जा रही है। ये जो लीवर है, लीवर के ये गोल ब्लैडर है, गोल ब्लैडर से आने वाली नलिका, ये लीवर से आने वाली दोनों जो बाइल डक्ट हैं जो आगे जाके कॉमन बाइल डक्ट बना लेती हैं। ये महाधमनी है, तो महाधमनी इसके जस्ट पीछे की तरफ होती है। अग्नाशय के जस्ट पीछे की तरफ ये ओर्टा होती है, या जिसको एब्डोमिनल ओर्टा या उदरीय महाधमनी कह देते हैं, ये उपस्थित होती है। और उससे निकलने वाली ये जो धमनियाँ हैं ये लीवर में जा रही है, इसलिए इसको हेपेटिक आर्टरी कह देते हैं। तो इस प्रकार से ये अग्नाशय का ये लोकेशन है। एक दूसरा जो चित्र है वो यहाँ पर आप इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर को समझने के लिए ये दूसरा जो चित्र है वो आप देखिए। ये एक रेबिट के अग्नाशय का अनुप्रस्थ काट है। अनुप्रस्थ काट जब हम लेते हैं तो ये इस प्रकार से दिखाई देता है। इसका जो ये पोर्शन है, ये पोर्शन जो यहाँ पर ये वृत्ताकार संरचनाओं के रूप में दिखाई गई हैं, जितनी भी संरचनाएं, ये एशिनाई हैं, ये इसका एक्जोक्राइन पोर्शन है। और बीच बीच में ये जो संरचनाएं दिखाई गई हैं ये लेग्रेंज के आइसोलेट्स हैं, जो एंडोक्राइन पोर्शन है। एसिनाई जो है, एसिनाई जो ग्रंथिल कोशिकाओं से निर्मित होती हैं, इसकी जो परिधि है वो ग्रंथिल कोशिकाओं से बनी हुई है। और बीच में ये एक ल्यूमन या कैविटी बनती है। ये ल्यूमन या कैविटी में इन एसिनाई की कोशिकाओं के द्वारा ये पेंक्रेटिक जूस है वो रिलीज हो जाता है। यहाँ पर बीच बीच में आप देख सकते हो ये पेंक्रेटिक डक्ट भी हैं, छोटी छोटी अग्नाशय की जो वाहिनियाँ हैं जिससे होकर पेंक्रेटिक जूस आगे गति करता है, आगे जाता है, ये यहाँ पर उपस्थित हैं। बीच बीच में यहाँ पर ब्लड वेसल्स हैं वो भी मौजूद हैं, ये ब्लड वेसल्स हैं। तो ये अनुप्रस्थ काट में जो अग्नाशय है वो इस प्रकार का दिखाई देता है। इसका जो मोस्ट ऑफ जो पोर्शन है वो एक्जोक्राइन ही होता है और इसका लगभग 1 से 2% जो भाग है वो एंडोक्राइन होता है। तो इस प्रकार से इसके अनुप्रस्थ काट में या आंतरिक संरचना है वो अग्नाशय की इस प्रकार की दिखाई देती है। अग्नाशय रस के स्रावण का नियमन कैसे होता है? अग्नाशय रस कब स्रावित होता है उसके नियमन से पहले हम अग्नाशय रस का रासायनिक संगठन की बात करते हैं कि पेंक्रेटिक जूस का रासायनिक संगठन या उसका केमिकल कंपोजिशन क्या होता है। तो अग्नाशय रस जो है वो प्रतिदिन लगभग 500 से 800 ml प्रतिदिन ये स्रावित होता है। लगभग इसमें जो जल है वो 98.5% होता है, यानी लगभग 98.5% इसमें जल होता है। एक क्षारीय माध्यम प्रदान करता है। इसकी जो pH है वो 8.0 या 8 के आसपास होती है, क्योंकि इसमें बाइकार्बोनेट आयन उपस्थित होते हैं। तो अकार्बनिक पदार्थों की बात करें तो सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम आयन, क्लोराइड, सल्फेट, बाइफॉस्फेट, बाइकार्बोनेट आयन उपस्थित होते हैं। तो बाइकार्बोनेट आयन की उपस्थिति के कारण ये एक क्षारीय माध्यम प्रदान करता है, क्योंकि यहाँ पर जो भी एंजाइम मौजूद होंगे, आंत्र के एंजाइम हों चाहे वो अग्नाशय के एंजाइम हों, ये सारे एंजाइम एक क्षारीय माध्यम में ही क्रिया करते हैं। इसलिए यहाँ पर क्षारीय माध्यम या क्षारीय pH का होना आवश्यक है। तो एक क्षारीय pH है वो पित्तरस के द्वारा और अग्नाशय रस के द्वारा यहाँ प्रदान की जाती है। कार्बनिक पदार्थों में अग्नाशय रस में विभिन्न प्रकार के एंजाइम मौजूद होते हैं। कौन कौन से एंजाइम अग्नाशय रस में पाए जाते हैं इसकी यहाँ पर हम संक्षिप्त में चर्चा करते हैं। इनकी पाचन में क्या भूमिका है इसकी हम तब बात करेंगे जब हम पाचन की प्रक्रिया का अध्ययन करेंगे, या छोटी आंत में जब पाचन की बात करेंगे तब सभी जो एंजाइम है इनका हम डिस्कशन करेंगे वहाँ पर। तो पाचन के अंतर्गत कार्बोहाइड्रेट का पाचन करने वाला महत्वपूर्ण जो एमाइलेज एंजाइम है वो अग्नाशय रस में पाया जाता है, जिसको अग्नाशयी एमाइलेज कहते हैं। हमने देखा था कि इससे पहले कार्बोहाइड्रेट का पाचन बक्कल कैविटी में या मुख गुहा में लारीय एमाइलेज के द्वारा हुआ था। तो लारीय एमाइलेज इसकी तुलना में एक कमज़ोर एंजाइम है जो लगभग 30% स्टार्च का पाचन कर रहा था, लेकिन अग्नाशयी एमाइलेज एक स्ट्रॉन्ग
एमाइलेज है, ये कार्बोहाइड्रेट का पाचन करने वाला एक महत्वपूर्ण एंजाइम है जो लगभग 70% स्टार्च का पाचन कर देता है और स्टार्च का पाचन करके वह उसको माल्टोज या डाइसेकेराइड में कन्वर्ट कर देता है। इसके अलावा प्रोटीन का पाचन करने वाला सबसे महत्वपूर्ण एंजाइम जिसको ट्रिप्सिन कहते हैं, वह ट्रिप्सिन भी अग्नाशय रस में स्रावित होता है। ट्रिप्सिन जब स्रावित होता है तो वह अपने निष्क्रिय फॉर्म में स्रावित होता है, जिसको ट्रिप्सिनोजन कहते हैं। ट्रिप्सिनोजन आंत्र का एक एंजाइम होता है जिसको एंटेरोकाइनेज कहते हैं, जो आंत्र की जो भित्ति है वहाँ उपस्थित होता है। तो एंटेरोकाइनेज की उपस्थिति में जो ट्रिप्सिनोजन है वो सक्रिय होकर ट्रिप्सिन में बदल जाता है। ट्रिप्सिन जो है एक प्रोटीन का पाचन करने वाला एंडोपेप्टिडेज है, अर्थात ये प्रोटीन श्रृंखला या पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का मध्य में कहीं से पाचन करता है। दूसरा एंडोपेप्टिडेज जो अग्नाशय रस में उपस्थित होता है वो काइमोट्रिप्सिन कहलाता है। काइमोट्रिप्सिन भी अपने निष्क्रिय फॉर्म में स्रावित होता है, तो उसको काइमोट्रिप्सिनोजन कहते हैं। काइमोट्रिप्सिनोजन है वो ट्रिप्सिन की उपस्थिति में सक्रिय हो जाता है और काइमोट्रिप्सिनोजन से वह काइमोट्रिप्सिन में बदल जाता है। यह भी एक प्रकार का एंडोपेप्टिडेज है, अर्थात ये पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का मध्य में से कहीं भी वो पाचन कर देता है। दूसरा एक प्रोटीन पाचन करने वाला एंजाइम प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेज अग्नाशय रस में उपस्थित होता है। प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेज एक प्रकार का एक्जोपेप्टिडेज है। मैंने आपको स्टार्टिंग में जब अपना व्याख्यान था तब मैंने आपको बताया था कि दो प्रकार के प्रोटीन पाचक एंजाइम होते हैं। एक्जोपेप्टिडेज वो होते हैं जो प्रोटीन श्रृंखला को या पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के सिरों से एमिनो एसिड्स को हटाते हैं, यानी किनारों से वो एमिनो अम्लों को अलग करते हैं। जबकि एंडोपेप्टिडेज वो होते हैं जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के मध्य में से किसी भी पेप्टाइड बॉन्ड को तोड़ देते हों। तो प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेज एक एक्जोपेप्टिडेज है, इसका निष्क्रिय फॉर्म है वो प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेज है। ट्रिप्सिन की उपस्थिति में ये सक्रिय होता है और कार्बोक्सीपेप्टिडेज में बदल जाता है। कार्बोक्सीपेप्टिडेज प्रोटीन श्रृंखला या पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के कार्बोक्सिल सिरे से एमिनो अम्लों को हटाता है, यानी वहाँ से वह पेप्टाइड बॉन्ड को तोड़ता है। इसके अलावा अग्नाशय रस में वसा का पाचन करने वाला सबसे महत्वपूर्ण एंजाइम यहाँ उपस्थित होता है, जिसको अग्नाशय लाइपेज या स्टेप्सिन कहते हैं। स्टेप्सिन जो है ये वसा या ट्राइग्लिसराइड का पाचन करता है, फलस्वरूप फैटी एसिड्स और जो ग्लिसरॉल बन जाते हैं। तो यहाँ पर लगभग वसा का जो कंप्लीट डाइजेशन है वो इसी स्टेप्सिन के द्वारा होता है, क्योंकि इससे पहले हमने देखा था कि जो लिंगुअल लाइपेज है वो भी ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। स्टोमक में भी लाइपेज होता है, लेकिन वह भी एक एसिडिक एनवायरनमेंट में वह क्रिया नहीं कर पाता है। लेकिन यहाँ पर ये बेसिक या क्षारीय माध्यम में स्टेप्सिन जो है वो वसा का पाचन करने वाला महत्वपूर्ण एंजाइम है, क्योंकि इससे पहले पित्तरस के द्वारा वसा का यहाँ पर पायशीकरण हो जाता है। फलस्वरूप ये वसा के पाचन की प्रक्रिया इस एंजाइम के द्वारा पूर्णतः यहाँ पर संपन्न होती है। इसके अलावा यहाँ पर जो न्यूक्लिक एसिड है उनका पाचन करने वाले एंजाइम डीएनएच और आरएनएज उपस्थित होते हैं। डीएनएच डीएनए का अपघटन करता है, उसको तोड़ता है, उसको न्यूक्लियोटाइड्स में तोड़ देता है। आरएनएज है वो आरएनए के न्यूक्लियोटाइड्स में तोड़ देता है आरएनए को। तो यहाँ पर डीएनएज और आरएनएज के द्वारा डीएनए और आरएनए का पाचन हो जाता है, फलस्वरूप डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स और आरएनए के न्यूक्लियोटाइड्स बन जाते हैं। इसके अलावा आगे न्यूक्लियोटाइड्स का पाचन करने के लिए एक एंजाइम यहाँ पर और उपस्थित होता है, जिसको न्यूक्लियोटाइडेज कहते हैं। न्यूक्लियोटाइडेज है वो न्यूक्लियोटाइड का पाचन करता है, फलस्वरूप न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फेट बन जाते हैं। कोलेस्ट्रॉल एस्टरेज कोलेस्ट्रॉल का पाचन करने वाला एंजाइम जो अग्नाशय रस में उपस्थित होता है वो कोलेस्ट्रॉल एस्टरेज कहलाता है। तो इस प्रकार से पैंक्रियाटिक जूस में वसा, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड और कार्बोहाइड्रेट सभी का पाचन करने वाले महत्वपूर्ण एंजाइम उपस्थित होते हैं। इसके बाद में हम आंतरीय रस की बात करेंगे तो वहाँ पर भी ऐसे बहुत सारे एंजाइम होते हैं। तो ये सभी एंजाइम मिलके स्मॉल इंटेस्टाइन में भोजन का कंप्लीट डाइजेशन कर देते हैं। अग्नाशयी रस का जो श्रावण का जो नियमन है वो किस प्रकार से होता है, तो जैसे हमने पित्तरस के श्रावण का नियमन पढ़ा था, वैसे ही अग्नाशयी रस के श्रावण का नियमन भी दोनों प्रकार से होता है। इसका न्यूरल कंट्रोल भी होता है और हार्मोनल कंट्रोल भी होता है। न्यूरल कंट्रोल के अंतर्गत जिस प्रकार से पित्तरस में हमने देखा था कि जो वेगस तंत्रिका है, वेगस तंत्रिका की पैरासिम्पैथेटिक जो नर्व है वो नर्व जिस प्रकार से लीवर से जुड़ रही थी उसी प्रकार से वो अग्नाशय से भी जुड़ी होती हैं और अग्नाशय रस के श्रावण का प्रेरण करते हैं। पाचन की प्रक्रिया जब शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम पाचन की प्रक्रिया को प्रेरित करता है, जबकि सिंपैथेटिक सिस्टम है वो पाचन की प्रक्रिया को अवमंदित करता है। तो जो भी पैरासिम्पैथेटिक जो सप्लाई चाहे वो स्टोमक में होती है, चाहे अग्नाशय में होती है या लीवर में होती है, वो सभी पाचन की प्रक्रिया को प्रेरित करते हैं, पाचक रस के श्रावण को ये प्रेरित करते हैं। हार्मोनल कंट्रोल में उसी प्रकार से यहाँ जो ग्रहणिक में जैसे ही
भोजन प्रवेश करता है तो सीसीके और सेक्रेटिन जैसे हार्मोन स्रावित होते हैं। सेक्रेटिन हार्मोन यहाँ पर अग्नाशय रस में बाइकार्बोनेट आयन की मात्रा के स्रावण को बढ़ाता है और सीसीके जो है वो अग्नाशय रस में एंजाइम्स की मात्रा को बढ़ाता है। यानी सेक्रेटिन जो है वो एक क्षारीय माध्यम को प्रेरित करता है, इसलिए बाइकार्बोनेट आयन की मात्रा को बढ़ाता है, जबकि कोलिसिस्टोकाइनिन है वो एंजाइम्स जो अग्नाशय रस में उपस्थित हैं उनके स्रावण की मात्रा को ये बढ़ा देता है। तो इसका जो नियमन है बिल्कुल लिवर की तरह दोनों प्रकार से होता है। इसके बाद में एक टॉपिक और है आहारनाल व रक्त में अम्ल क्षार संतुलन। हमने देखा था कि जब हम आमाशय में पाचन की बात कर रहे थे तो उस समय मैंने आपको बताया था कि जब आमाशय के द्वारा HCl स्रावित होता है तो आमाशय की जो पैराइटल सेल हैं वो H आयन को रिलीज करती हैं, साथ में क्लोराइड को रिलीज करती हैं, जो आहारनाल में आकर या आहारनाल की गुहा में आकर वो HCl बना लेते हैं। तो जब पैराइटल सेल H आयन को पंप करती हैं उसी दौरान बाइकार्बोनेट आयन है वो ब्लड में आ जाते हैं, जिसके कारण से ब्लड की जो क्षारीयता है वो बढ़ जाती है, जिसको क्षारीय ज्वर कहा जाता है। लेकिन जैसे ये ब्लड पेंक्रियाज तक पहुंचता है तो यहाँ पर पेंक्रियाज या जो लीवर है वहाँ पर ये बिल्कुल विपरीत प्रकार की प्रक्रिया होती है। आप इस डायग्राम में देखिए, यहाँ पे स्टोमक इस साइड में ये ब्लड है, यहाँ पर एक ब्लड वेसल को दिखाया गया है और इस साइड में ये GI ट्रैक्ट है, अपना आहारनाल है। तो ब्लड में यहाँ पर स्टोमक से HCl बाइकार्बोनेट आयन रिलीज होते हैं। ये H आयन के साथ मिलकर H2CO3 बाइकार्बोनिक अम्ल का निर्माण कर या कार्बोनिक अम्ल का निर्माण कर लेते हैं। कार्बोनिक अम्ल है वो CO2 H2 में टूट जाता है। उसी दौरान जब H आयन जो है वो आहारनाल में स्रावित होते हैं और यहाँ पर आप देखिए पेंक्रियाज में क्या होता है, इसकी बिल्कुल विपरीत होता है। पेंक्रियाज जो है वो आहारनाल में HCO3 आयन को रिलीज करता है, जबकि ब्लड में H आयन को रिलीज करता है। तो दोनों साइड में H आयन और HCO3 आयन मिलके कार्बोनिक अम्ल बना लेते हैं, जो बाद में जल और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। तो इस प्रकार से अम्ल और क्षार का संतुलन आहारनाल और जो है रक्त में दोनों तरफ ये बना रहता है और फलस्वरूप जो ब्लड है उस ब्लड की pH है वो नॉर्मल या जितनी होती है उतनी बनी रहती है। तो अग्नाशय रस के प्रमुख एंजाइम, अग्नाशय की संरचना, अग्नाशय के स्रावण का नियमन, इस शब्द की चर्चा हमने यहाँ पर की है। आगे आने वाले व्याख्यान में आहारनाल का जो आगे का भाग है छोटी आंत, जिसमें जेजुनम इलियम, उसकी भित्ति की संरचना, उसके द्वारा स्रावित होने वाले पाचक रस का संगठन और पाचन की संपूर्ण प्रक्रिया का अध्ययन हम आगे आने वाले लेक्चर्स में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।